हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और इसका 54th टेस्ट है ये। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा, सारे टेस्ट आप लोग अच्छे से दे रहे होगे। और आज हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ पर दिया हुआ सर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर हैप्लॉइड। तो एज वी ऑल नो, एम्ब्रियो सैक क्या है? ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट, और चूंकि ये गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट में जो भी सेल्स होंगी वो क्या होंगी? वो हैप्लॉइड होंगी। तो सही लिखा हुआ है ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसैक और हैप्लॉइड। एम्ब्रियोसैक में कौन कौन सी सेल्स हैं? एग सेल और दो सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल सेल्स, और बीच में एक ये सेंट्रल सेल जिसका n+n। तो यहाँ पे सारी सेल्स हैप्लॉइड हैं, सही है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल माइक्रोस्पोर। तो एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट है, कहाँ से बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल से शुरुआत होगी। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस 1। और इसके बाद यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 उसमें से डिजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। और जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। और डेवलपमेंट क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियो से सिंगल माइक्रो मेगास्पोर जो है वो बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर यहाँ पर गलत दिया हुआ। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। 100 वर्सेस सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 102nd। द थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिट्स रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी। तो होमोलॉगी के लिए क्या जरूरी है? होमोलॉगी के लिए ओरिजिन सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ओरिजिन सेम है क्योंकि ये किससे? एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है ये? स्टेम का। दोनों। थॉर्न एंड टेंडल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये गलत दिया हुआ है। तो असर्शन सही है यहाँ पर भी बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। 102nd इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Human blood group is a good example of multiple allelism. तो मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर 3 एलील्स हैं, IA, IB और IO। तो 3 एलील्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंट्रोलिंग जीन आई जीन डिसाइड करता है 3 तरह के एलील्स। तो सही है, असर्शन भी सही है, मल्टीपल एलिज्म। और 3 एलील्स IA, IB, IO। और इसके अलावा ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? ये डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस का भी। और मल्टीपल एलिलिज्म तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या सही हुआ? यहाँ पर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 103 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है? ये मैच स्टिक के साइज के इम्प्लांट्स दिखाए गए हैं, इम्प्लांट्स। और ये कैसे होते हैं? ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। और यहाँ पर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टिन रिलीज होता है, स्लो रिलीज होगा, अप टू 3 ईयर्स तक ये इफेक्टिव रहेगा। और ये अपर आर्म में, इनर साइड ऑफ अपर आर्म में ये इम्प्लांट किए जाते हैं, अपर आर्म। तो इट इज ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड गलत दिया हुआ है। इट इज ए काइंड ऑफ आईयूडीज गलत दिया हुआ है। ओनली ईस्ट्रोजन इज यूज्ड गलत। गिवन डायग्राम आर इम्प्लांट्स, ये 4th वाला सही है। तो 104 इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद ओवा इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। emasculation, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द फ्लावर। emasculation जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग करते हैं।
insemination, transfer of male gamete into the female genital tract, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मेल में अगर है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में है तो oogenesis। तो यहाँ पर करेक्ट हुआ थर्ड 105। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ ह्यूमन। तो गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ द फीटस या एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, फुल्ली मैच्योर्ड फीटस। gestation इज पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे इसमें डेवलपमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। 106 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन विच द मेल्स do not have father and thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons। तो ये कौन सा, ये हनी बी की बात हो रही है। हनी बी में टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा है, हैप्लोडिप्लॉइड। हैप्लोडिप्लॉइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेल ड्रोन्स होते हैं, मेल ड्रोन्स ये डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट से, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट। क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है, क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होंगे, तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। अब चूंकि फीमेल गैमीट से डेवलप हुए हैं, इसका मतलब इसकी मदर तो है, क्योंकि फीमेल गैमीट कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। बट इसमें चूंकि मेल गैमीट का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका फादर नहीं होगा। और जो इससे सन बनेंगे वो भी, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है डू नॉट हैव फादर एंड दस कैनॉट हैव सन्स। लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होगा, क्योंकि इस मदर का तो फादर होगा, क्योंकि ये मदर फर्टिलाइज एग से डेवलप होगी। यहाँ पर जो मदर होगी उसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे 32, और इसकी जो डॉटर होगी उसका भी सन होगा, तो इसलिए ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कौन सा हुआ, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। 107 is second. Next, colorblind man has a colorblind sister and a colorblind brother। इसका ब्रदर भी कलर ब्लाइंड है और सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है। अब पूछा गया व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। तो फादर ने डॉटर को एक्स क्रोमोसोम जो अफेक्टेड वाला होगा वो फादर से ही आएगा, इसका मतलब फादर तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंड है। अब दूसरा कंडीशन, मदर जो है, मदर ने अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर को भी देगी और किसको दे सकती है, और सन को देगी। तो सन को भी अफेक्टेड वाला ही दे रही है और डॉटर के पास भी अफेक्टेड ही जा रहा है। तो इसका मतलब एक भी अनअफेक्टेड यहाँ पर ना ही सन है और ना ही कैरियर फीमेल है, इसका मतलब ये भी कैसा हुआ, ये भी कलर ब्लाइंड होगी। तो XCY एंड XC ये वाला आंसर होना चाहिए। तो XCY फर्स्ट, अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड मदर, इसकी जो मदर होगी वो भी अफेक्टेड है और फादर भी अफेक्टेड है। 108 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स इन। तो ये रेट्रोवायरस में होगा, और रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसमें एंजाइम कौन सा हेल्प करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RNA से पहले DNA बनेगा। तो बैक्टीरियोफेज T2, यहाँ पर यूजुअली DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, और 5 टाइम्स 174 ये बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर भी DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जिसमें RNA है, RNA सिर्फ इसमें जेनेटिक मटेरियल, जीनोम RNA। तो 109 इज फर्स्ट। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इज यूज इन एक्सपेरिमेंट। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन स्टाल एक्सपेरिमेंट एंड टेलर एक्सपेरिमेंट। तो टेलर ने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का, और
विसिया फेबा, फेबा बीन्स, इसका यूज किया था टेलर ने, और इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो भी सेमी कंजर्वेटिव मोड होगा। तो सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने। और ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड था। और हर्शे और चेज का कंट्रीब्यूशन क्या था? ये अनइक्विवोकली इन्होंने प्रूव किया था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। तो अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 150। द नंबर ऑफ mRNA बेसिस रिक्वायर्ड इज, तो mRNA बेसिस ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होंगे, और एक ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड। तो चूंकि 150 है तो 150 के लिए कितने हो गए? एक के लिए जब 3, तो 150 के लिए 450। और एक यहाँ पर क्या होगा? स्टॉप कोडॉन होगा, चेन टर्मिनेशन कोडॉन, जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। और ये क्या होते हैं? ओ का नंबर ओपल, UAA, UAG हो सकता है, या UGA हो सकता है। तो ये स्टॉप कोडॉन्स, इनमें से कोई एक होगा। तो कितने हो गए? 450 प्लस 3, 453। तो आंसर विल बी सेकंड, 111 इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग पूछी गई। तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी दी हुई है 30 मिनट्स इन रोजेसी। तो 30 मिनट्स ये रोजेसी में नहीं, किस में है? सीरियल्स में, वीट, राइस, मेज, ओट, ये सब। और मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी, मैंगो में कितना है? मेनी नहीं, यहाँ पर सिंगल ओव्यूल, सिंगल सीड प्रेजेंट होता है मैंगो में। और प्लेसेंटा किससे रिलेटेड है? एंड्रोशियम नहीं, गायनोशियम होना चाहिए था। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर कौन से हुआ? 112 इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? TH मॉर्गन ने। तो 113 का फर्स्ट होगा TH मॉर्गन, और इन्होंने ही लिंकेज पर भी वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट, प्रेजेंटली all bird species, all mammals species, all amphibian species, and all gymnosperm species in the world face the threat of extinction। तो यहाँ पर कौन सा? 12% बर्ड स्पीसीज है, 23% मैमल स्पीसीज है, 32% एम्फीबियन है, और 31% जिम्नोस्पर्म्स। तो 12, 23, 32 और 31। सेकंड, 114। Next question. If the female bee color pattern change even slightly for any reason during evolution, then what is the effect on orchid ophris? तो ऑर्किड ऑफरिस में यहाँ पर क्या होता है? सूडो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। फीमेल बी कलर पैटर्न को रिजेंबल करता है इसका पेटल, जिसकी वजह से मेल आएगा, कॉपुलेट करेगा, और पॉलेंस को फिर लेकर के दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो वहाँ पर पॉलिनेशन होगा। तो नो इफेक्ट, नंबर ऑफ फ्लावर इन ऑर्किड्स हाईली इंक्रीज्ड, वन सेपल ऑफ द ऑर्किड फ्लावर आर ऑल्सो चेंज टू मेंटेन द रिजेंबलेंस। तो वन सेपल नहीं, यहाँ पे वन पेटल होना चाहिए था। इसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है? कोएवोल्यूशन का। अगर एक में चेंज होगा, पॉलिनेटर में चेंज होगा, तो प्लांट में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 115 का फोर्थ होगा, नन ऑफ दीज, 115। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी? तो इंडिया मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ज़्यादा इक्वेटर के करीब है, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कोलंबिया एग्जैक्टली इक्वेटर पर है, 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ग्रीनलैंड ये टेम्परेट रीजन, तो 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो बायोडाइवर्सिटी एकदम सही दी हुई है, फर्स्ट, ऑल आर करेक्ट, 116। नेक्स्ट, विच एनिमल रिसेंट एक्सटिंक्शन इन अफ्रीका? तो अफ्रीका में कौन सा था? क्वागा। थैलाकिन ऑस्ट्रेलिया से, डोडो मॉरिशस से, और स्टेलर सीकाउ रशिया से एक्सटिंक्ट हुए हैं।
विच सेल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री। तो HIV फैक्ट्री कौन सा सेल्स मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी सेल्स को रिलीज होगा, दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, तो मैक्रोफेजेस। और इसमें HIV का इन्फेक्शन में एड्स हम लोग कब लेवल करते हैं, जब हेल्पर टी सेल्स का नंबर लेस देन 200 हो जाता है तब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, तो स्टेलाइजेशन, सर्जिकल मेथड, MTP, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग 51। तो ये सही है, फैमिली प्लानिंग, इंड्यूस्ड अबॉर्शन और स्टेलाइजेशन इज अ सर्जिकल मेथड, टर्मिनल मेथड है ये, इरिवर्सिबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। और वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में, फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करते हैं ट्यूबेक्टॉमी में, वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, 119 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी मैचिंग सही है, तो क्लीवेज, क्लीवेज किस में होगा, जाइगोट में, जो अर्ली रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं जाइगोट में, जिसके बाद डॉटर सेल्स बनेगी जिनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, तो जाइगोट में क्लीवेज। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किस में, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो एंडोमेट्रियम से आकर के अटैच्ड होती है उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स जो डॉटर सेल्स जाइगोट के डिवीजन से बनेगी, माइटोटिक डिवीजन से, अर्ली माइटोटिक डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, जिसको क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर साइज जो होगा वो इंक्रीज नहीं होता है, तो ओवरऑल साइज जो होगा सेम रही रहेगा, डिवाइड होने के बाद भी 2 सेल हो गई तब भी, 4 सेल हो जाएंगी तब भी, साइज विल नॉट इंक्रीज। पेरीविटलाइन स्पेस, तो ये ओवा में प्रेजेंट होगा, तो करेक्ट मैचिंग क्या हुई, ए इज फर्स्ट, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड एंड डी इज फोर्थ। 120 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन किसको, सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, रैट्स इन अबेंडेंट ड्वेलिंग सही है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लोटस प्लांट्स इन पॉन्ड, ये भी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, 121 विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो यहाँ करेक्ट मैचिंग पूछी गई, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सही है, किसके लिए, ड्रग्स के लिए होगा। प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, ये भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज मतलब प्रोटीन बन गए उसके बाद, तो प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन। देन बायोरिएक्टर, ये एजिटेटर सिस्टम है, सही है, बायोरिएक्टर आर लार्ज वेसल्स जो 100 to 1000 तक कल्चर कर सकते हैं, लीटर्स ऑफ कल्चर्स, तो 122 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, रोजी काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ सही है ये। वैक्सीन सेफ्टी, ये ट्रांसजेनिक माइस यूज किए गए हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए, और दे कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, पोलियो के लिए चेक किया गया था। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी किसके लिए, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए। जीन थेरेपी में करते क्या है, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट करते हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया जाता है, और इन्हीं को बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स विच फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर सारे सही दिया, 123 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर, तो हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 एंड H4, इसमें H1 नहीं आएगा, H1 क्या है, लिंकर हिस्टोन, H1 इज लिंकर हिस्टोन, तो ऑल ऑफ द अबव will be the answer, 124 is fourth. Next, how many matchings are correct, citric acid,
ये एस्परजिलस नाइगर से सही है। ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या, ये ट्राइकोडर्मा से ऑब्टेन किया जाएगा। और स्टैटिन्स, ये मोनास्कस परप्यूरियस है। और स्टैटिन्स में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन किस एंजाइम का, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पे बेस्ड है ये। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हुआ, 125 इज फर्स्ट, ऑल आर करेक्ट। So now we have covered question number 101 to 125. Now further discussion will be carried by my fellow partner Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज FST 21 अप्रैल का डिस्कशन है। अभी तक आपको लेंस सर ने करा लिया, फिर हम कराएंगे, उसके बाद आपका संगम सर, फिर उसके बाद अलीश सर। प्यारे बच्चों, आपको पता है फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का अगर आप एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस कैसे करना होता है, आपको ये देखना होता है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो क्यों गलत हैं, आपने गेस कितना किया था, गेस में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपने कहीं करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, नॉट, ये सब शब्दों को तो ऐसा मिस तो नहीं कर दिया। ये सब अगर आप देखते हो तो अगले पेपर में ये देखिए ऐसी गलतियां ना हो, और जो गलत हो उस पॉइंट को बना लीजिए। मेरा मानना है कि क्वेश्चन के जरिए ही बेस्ट रिवीजन होता है, क्योंकि अंततः आपको क्या देना पड़ता है, क्वेश्चन ही करना पड़ता है। तो चलिए एक और डिस्कशन करते हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है बेटा, आजकल इसका इस्तेमाल रूटीन आपका डिटेक्ट किया जाता है HIV का। तो A1, तो आंसर तो आपको निकल के आ गया, A1 एक ही में है, फोर्थ हो जाएगा। प्रोब बेटा आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, और ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करते हैं आप पोलियो सेफ्टी के लिए, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। पहले किस पे करते थे, मंकीज पे करते थे सर। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है। लंग्स एल्वलाई की वॉल डिस्ट्रक्ट, टूट जाती है, और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है। प्रोब में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब भेजेंगे, तो अगर जीन में म्यूटेशन हुआ रहेगा तो वो प्रोब उससे जाके चिपकेगा नहीं, क्योंकि बदल चुका है। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे कोई भी बैंड पैटर्न नहीं दिखेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन यूक्लाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 बैमेच1 रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर। तो बैमेच1 DST एक फार्मूला बेटा याद कर सकते थे। बैमेच1 पे आपका साल1 और बैमेच1, और एक इसके लिए हो गया टेटार, तो इससे खत्म हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन में। और एम्पीसिलिन में P आता है, तो यहाँ पे आता है बेटा PST1 और PVU2, 1 ही होगा, ध्यान रखना, PST1 एंड PVU1, ठीक है ना। ROP वहां पे होता है PVU2। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ। तो बेटा डिकम्पोजिशन का होता है, लेकिन ध्यान रखना ये तीनों प्रक्रिया आपकी डिकम्पोजर डेट्राइटस पे होती है, और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन सॉइल में होती है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म हालांकि सीक्वेंस में नहीं होता, लेकिन अगर सीक्वेंस कभी पूछा जाता है इस सीक्वेंस में बता सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हैबिटेट, खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। यूट्रॉफिकेशन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे नॉन वाटर बॉडीज में मिनरल लाइक फॉस्फेट, नाइट्रेट, इनका बढ़ना, इट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन, जिससे कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, एल्गल ब्लूम क्रिएट हो जाएगा, और साथ ही साथ धीरे धीरे वो बॉडी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एजिंग या डेथ ऑफ दैट वाटर बॉडीज। बायोमैग्निफिकेशन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट का इंक्रीजमेंट, इट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन।
बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सारे हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, फंजाई मिनरल और वाटर एग्जॉर्ब कर सकता है। जीनस का नाम याद होना चाहिए ग्लोमस। और बैक्टीरिया तो आपको पता है सिम्बायोटिकली भी करते हैं, फ्री लिविंग भी करते हैं। फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट में, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक करता है। बाकी एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम ये फ्री लिविंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 129 का 4। फॉल्स फ्रूट आर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, ऑल ऑफ दी अबव। तो जरा ध्यान देना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू पड़ा होगा, नट हटा देना। आप कहोगे सर नट क्यों नहीं रखना चाहिए, बताते हैं अभी। यहाँ पे ओवरी तो पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ओवरी के अलावा थैलमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट में। एक तो ये हुआ। अब मैंने कहा कैश्यू नट क्यों नहीं है, देखिए कैश्यू में जो थैलमस वाला पार्ट कुछ ऐसे ऐसे एक कलर बनेगा, और यहाँ पे एक नट वाला होगा जिसके अंदर काजू होता है। ये तो ओवरी से है, तो अगर इसको लिया जाए खाली ओवरी वाला तो ट्रू में आ जाएगा नट। लेकिन जब थैलमस वाला पार्ट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो सर ये आपका, इस वजह से कैश्यू शब्द आना चाहिए, ना कि कैश्यू नट। तो कैश्यू होना चाहिए था। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इसमें बेटा ओवरी के अलावा थैलमस भी पार्टिसिपेट करता है। साथ में याद रखना कि जब इसका हिंदी कभी आप पढ़ते हो बच्चों, तो कैश्यू का हिंदी वहां पे अखरोट लिखा है, जो कि गलत है, काजू होता है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट इन, तो कैस्टर, मेज, कोकोनट, कुकरबिट्स यूनिसेक्सुअल लेकिन मोनेशियल, पपाया एंड डेड पाम यूनिसेक्सुअल लेकिन डायोसियल। तो हर जगह यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर होते हैं तो जाहिर सी बात अगर एक ही पौधे पे हैं तो इस केस में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा। तो जैसे आपने कुकरबिट्स का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे एक ही पेड़ पे मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल है। तो यहाँ पे हार्मोन हम लोग लगाते हैं इथाइलिन, और इथाइलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ा देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। ये तो सही है, लेकिन पूछा क्या है, इनकरेक्ट। अ गिवन स्पीसीज में ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज तो टर्म नहीं आएगा, सिंगल पे भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, में आना चाहिए था, तो ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। लेकिन आप आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपका चौथे ऑप्शन में 2, 3 भी दिया, तो तीसरा पढ़ना पड़ेगा। मे नॉट दे दिया तो दोनों हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कहते हैं ऑलवेज नहीं होना चाहिए, मे नॉट नहीं होना चाहिए, मे है, यानी सिंगल को भी कर सकता है और मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल को। जैसे कि एक गौरैया है, सीड खा रही तो आपका हर्बीवोर, और इंसेक्ट खा रही तो कार्निवोर। अल्फा थैलासीमिया इज कंट्रोल बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, दिस जीन आर, तो अल्फा मतलब A1 A2, HB मतलब हीमोग्लोबिन। और बेटा अगर HBB हो जाए तो सिंगल जीन हो जाएगा, और ये हो जाता है बेटा बीटा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया में अगर क्रोमोजोम याद होना तो 16, और यहाँ पे बेटा 11। विच इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की कैटेगरी में आता है। कलर ब्लाइंडनेस में बेटा परसेंटेज आप याद कर सकते हो, 0.4% एंड 8%। 8% मेल में होता है, क्योंकि यहाँ पे हेमीजाइगस कंडीशन में होता है, इसलिए मेल में आसानी से दिख जाता है। फीमेल ज़्यादातर कैरियर होती हैं, इसलिए 0.4% फीमेल में ही आपका दिखता है कलर ब्लाइंडनेस। और फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए फादर क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड, और मदर कम से कम कैरियर होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया बेटा क्वालिटेटिव होता है, बीटा ग्लोबिन चेन, और थैलासीमिया में अल्फा और बीटा दोनों हो सकता है। लेकिन ये होता है बेटा आपका कैसे, ये होता है बेटा आपका क्वांटिटेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बी डीएनए के अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता था 1953 में दिया गया था वाटसन एंड क्रिक ने, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, बैकबोन में शुगर फास्फेट पाया जाएगा, बेस प्रोजेक्ट इनसाइड पे अंडरलाइन करिएगा, इनसाइड को आउटसाइड भी कर सकता है। 2 चेन हैव एंटी पैरेलल होना चाहिए, और एक टर्न में 2 बेस पेयर, एक टर्न का होगा 3.4 नैनोमीटर, 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो सारी बातें क्या होगी बेटा, सही।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ टी इन टीआई प्लाज्मिड? एक्चुअली इसका नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। किसका नाम हो जाता है? ट्यूमर। थाइमस बेटा आपका बिहाइंड द स्टर्नम वेंट्रल टू एओर्टा पाया जाता है। विद एडवांसिंग एज, उम्र बढ़ने के साथ एक कम होता जाता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपका हाइपोथैलेमस का मेन रोल होता है। थायराइड ग्लैंड बेटा आपका आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में बेटा आपका स्तमक से जुड़ा होता है, 2 लोब पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल से निकलता है T3 या T4। T3 होता है आपका ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन, टेट्राइडो एंड ट्राइआइडो। और जो बाहर का टिश्यू होता है वहाँ से निकलता है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड बेटा 4 होते हैं, हर थायराइड लोब में 2-2 होते हैं। पैराथायरॉयड से निकलता हार्मोन PTH, PT इनका याद कर लीजिएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, बोन को काटेगा, किडनी और स्टमक से रीअब्जॉर्ब करके लाएगा। जबकि आपका थायराइड से जो TCT निकलता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल घटाता है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल इज हैप्लॉइड, सही है। इम्ब्रायो सेक के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड न्यूक्लियस आर डिप्लॉइड, सही है। न्यूक्लियस ही अगर परसिस्टेंट रहे तो बोलते हैं पेरिस्पर्म, और सीड का नाम होता है पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल देखेंगे तो ब्लैक पेपर, बीट, ब्लैक पेपर, बीट एंड कैस्टर एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखना। गुआवा एक फ्लैशी फ्रूट है, तो सारी बातें सही है, तो 137 का आंसर हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों एक बात और याद करना है, इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म दोनों आपके कैसे होते हैं? नरिशमेंट देने वाले टिश्यू होते हैं, लेकिन पेरिस्पर्म आपका न्यूक्लियस का रेमिनेंट है इसलिए डिप्लॉयड होगा, जबकि इंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है इसलिए ट्रिप्लॉयड होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब सिंगल जीन म्यूटेशन होना चाहिए। क्रोमोसोमल में स्ट्रक्चर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, याद रखिएगा, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो दोनों बातें सही हैं। अगर बढ़िया बनता कि जेनेटिक में आपका जो आपका सिंगल जीन म्यूटेशन होता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बनते हैं, तो आपका असर्शन और रीजन बहुत अच्छा बन जाता। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो याद रखना AGC, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यूरासिल और थायमिन का डिफरेंस होता है। A और G क्या होते हैं बेटा? प्यूरिन। तो प्यूरिन तो सेम होते हैं, लेकिन आपका पैरामिडीन में साइटोसिन नामक पैरामिडीन डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है। लेकिन आपका यूरासिल और थायमिन, तो यूरासिल एंड आरएनए एंड थायमिन डीएनए, तो उल्टा लिख दिया है, थायमिन डीएनए होना चाहिए था। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 139 का सेकेंड। डीएनए इज बेसिक, जैसे ऐसे निकले बेसिक एसिडिक, अंडरलाइन करिए, और आपको पता है एसिडिक सब्सटेंस होता है। फेडरिक मैसेज सही है, 1869, ये भी ईयर याद होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2-OH पोजीशन ऑफ राइबोज, तो पहला गलत और दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा 140 का थर्ड। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात याद कर लीजिएगा कि राइबोज 5 कार्बन का होता है, लेकिन आपने एक पढ़ा होगा RUBP, तो ये भी 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला है इसलिए बोलते हैं एल्डोज शुगर, लेकिन ये कीटोनिक ग्रुप का होता है इसलिए बोलते हैं कीटोज शुगर। इसका नाम होता है रिबुलोज, इसलिए कहते हैं कीटोज शुगर में सफिक्स आता उलोज और यहाँ पे सफिक्स आता ओज। फ्रक्टोज एक ऐसा कीटोनिक शुगर है जहाँ पे सफिक्स ओज हो जाता है, इसलिए कभी कभी फ्रक्टोज का बढ़िया नाम रखते हैं फ्रक्टुलोज। तो पहला गलत और दूसरा आपका हो गया बेटा सही, तो 140 का आंसर हो गया थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इतना बात तो सही है। बिग बैंग थ्योरी ये बताता है आज से 20 बिलियन ईयर एगो बेटा आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई थी। ओपनिंग ऑफ रसिया होना चाहिए था, और हेल्डेन कहाँ के थे बेटा? इंग्लैंड के। कैसे याद होगा? तो देखिए ओपनिंग में रा है, रा से रसिया, और हेल्डेन में डी है, डा से इंग्लैंड, तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 142 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एक बड़ा क्लास है, उसके अंदर एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज पाया जाता है। विद इन द डीएनए हो तो इंडोन्यूक्लियेज, एट द एंड ऑफ डीएनए हो जाए तो एक्सोन्यूक्लियेज। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द, ये डीएनए होना चाहिए था लेकिन प्रोटीन लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा।
तो भैया पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में आपको ये बातें ध्यान में देनी चाहिए। जो भी मेन चीज है, जैसे लार्जर है तो स्मॉलर क्लास लिख सकता है, ये सब अंडरलाइन कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारी बातें सही थी लेकिन प्रोटीन गड़बड़ कर दिया। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 3। वैसे तो बेटा आपका जो एनसीईआरटी लिखती है वो 4 लेवल होता है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम। लेकिन जो एनसीईआरटी लिखती है उस हिसाब से तो लाइन सही है, लेकिन आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है कि इतनी लेवल हो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी अगर एबायोटिक फैक्टर से मिले तो इकोसिस्टम, उसके बाद लैंडस्केप, बायोम, देन बायोस्फीयर। कई सारे लेवल होते हैं, लेकिन ठीक है बेसिक वर्ड यूज कर लिया है तो 4 भी माना जा सकता है जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो पहला गलत हो गया। ऑन ए प्लेनेट अर्थ लाइफ ओनली एग्जिट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट एंड नॉट फाउंड इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। ये तो गलत हो जाएगा। कहते हैं लाइफ सिर्फ फेवरेबल नहीं, एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी पाया जाता है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर हो जाए दोनों गलत हो गया तो, और दोनों गलत होने का मतलब आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला, क्योंकि गलत ए भी है, गलत ए भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 144, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट। देखिए ज्यादातर पिरामिड क्या होता है, अपराइट होता है, लेकिन बायोमास इन सी क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और अपराइट समझने का तरीका होता है प्रोड्यूसर को। देखिए अगर प्रोड्यूसर ज्यादा मात्रा में है, चाहे नंबर नापिए चाहे अमाउंट नापिए, यानी बायोमास नापिए, तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनका वेट बड़ी बड़ी मछलियों के वेट के आगे कुछ नहीं है, तो इन्वर्टेड हो गया। ऐसे आप जब ट्री देखते हो तो ट्री का तो वेट ज्यादा है, लेकिन अगर नंबर गिनोगे तो खाली एक पेड़ होगा और उसके ऊपर कई सारे इंसेक्ट, बर्ड वगैरह यानी कंज्यूमर ज्यादा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, या तो बहुत बढ़िया बोलना है तो आपका फॉरेस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ट्री ज्यादा बढ़िया है। तो ट्री इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, बाकी सब पिरामिड होते हैं अपराइट। सैप्रोफाइट को कोई स्पेस नहीं दिया गया था, इकोलॉजिकल पिरामिड के चार्ल्स एल्टोनियन नामक साइंटिस्ट ने दिया है, और इसके लिमिट्स हैं, जैसे कि डिकम्पोजर सैप्रोफाइट को कोई प्लेस नहीं दिया गया, फूड वेब को नहीं बताता है, फूड चेन को बताता है। तो बेटा पहला गलत और दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा 144 का 3। बायोलॉजिस्ट आर श्योर, तो भाई श्योर नहीं है प्रोकैरियोट के बारे में, नहीं तो इनकी संख्या ही मिलियन में अकेले पहुंच जाती है। इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो बेटा आपका होता है 2.4%, लेकिन जो इसका बायोडाइवर्सिटी है वो है 8.1%। ठीक है, इसलिए 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में एक आ सकती है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा बेटा आपका 145 का भी थर्ड। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो बेटा कॉम्प्लेक्स थर्ड इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स 4। तो NADH1 होता है, A2 होता है, ए हो गया आपका थर्ड। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड को बोलते हैं साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। इसका नाम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। लेकिन उस दिन जबरदस्त क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स थर्ड का एक नाम और रखूं तो क्या रखूंगा, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज भी तो रख सकता हूं। कैसे, जरा देखते हैं। सर इस साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लिया किसने, कॉम्प्लेक्स 4 ने। तो इसने क्या किया, साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम लिखा भी जाता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो हेंस कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम सी को। तो इसको क्या किया, रिड्यूस किया, इलेक्ट्रॉन देना मतलब रिडक्शन। तो इसका नाम एक और रख सकते थे, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। आंसर हो गया थर्ड, ये लाइन याद होना चाहिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज, वन फॉर वेक्टर एंड अदर फॉर फॉरेन DNA। ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल फॉर द कटिंग फॉर बोथ वेक्टर एंड फॉरेन DNA, जिससे सेम टाइप के स्टिकी इंड प्रोड्यूस हो। ये आपका सही है। स्टिकी इंड फैसिलिटेड एक्शन ऑफ DNA लाइगेज, जोड़ने का काम आएगा। DNA लाइगेज बेटा याद रखना डाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है, सुगर फास्फेट बैकबोन को जोड़ता है। ओरी साइड की वजह से रेप्लिकेशन होता है और सेवरल कॉपीज बनती हैं। कॉपी नंबर डिपेंड करता है बेटा ओरी साइड पे। केमिकल नेम ऑफ हीरोइन या स्मैक, तो डाई एसिटिल मार्फिन होता है बेटा आपका हीरोइन, कॉमनली आपका स्मैक भी बोलते हैं। और वाइट बिटर इन टेस्ट, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ओपियोइड रिसेप्टर में पाया जाता है।
मॉर्फिन जो पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकाला जाता है उसके डाइएसिटाइलेशन से बनता है। अगर डाइमिथाइलेशन ना हो, खाली मिथाइलेशन हो, यानी मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है कोडीन। और मॉर्फिन कोडीन एल्केलॉइड के कैटेगरी में भी आते हैं, याद होना चाहिए। विच ऑल द फॉलोइंग रिक्वायर फॉर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पीटर मैकल ने दिया था। आपका ग्रेना थालाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, प्रोटॉन पंप F0 और F1 होगा और उसी पे पाया जाएगा ATP सिंथेज। प्रोटॉन कहाँ बढ़ जाएगा? ल्यूमन में। बढ़ाने का काम कौन करता है? वाटर की स्प्लिटिंग एट PS2। प्लास्टोक्विनोन स्टोमा से खींच के लाता है इलेक्ट्रॉन ल्यूमन में, और NADP प्लस स्टोमा से प्रोटॉन खींच के क्या बना लेता है? NADPH2 स्टोमा साइड, होते सब मेम्ब्रेन पे। तो कैसा हुआ? आपका जो ग्रेना थालाकॉइड की मेम्ब्रेन पे जहाँ PS2 होता है उसके इनर साइड ल्यूमन साइड वाटर की स्प्लिटिंग होती है, प्रोटॉन ल्यूमन में बढ़ गया। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता, प्रोटॉन कैरियर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे भेजना होता तो वो क्या करता है? स्टोमा से प्रोटॉन खींच के ल्यूमन में लेके आ जाता है। तो ये भी ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ाया, स्टोमा में कम किया। साथ ही साथ स्टोमा में NADP प्लस रिडक्टेज, स्टोमा में नहीं, ग्रेना थालाकॉइड के मेम्ब्रेन के किधर साइड? स्टोमा साइड, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टोमा में नहीं, स्टोमा साइड मेम्ब्रेन पे ही होगा। NADP प्लस से बन जाएगा NADPH2, वो भी प्रोटॉन कम कर देगा। जब प्रोटॉन आपका ज़्यादा हो जाएगा तो F0 और F1 से गुजर के बना लेगा ATP। नीजल्स ग्रेन्यूल RER प्लस राइबोसोम के पार्ट होंगे और ये एक्सॉन में नहीं पाया जाता है, सेल बॉडी डेंड्राइट एंड डेंड्रॉन में मिलेगा। एक्सॉन में एब्सेंट होता है, ये बड़ा अच्छा फीचर भी है नीजल ग्रेन्यूल्स का। तो बेटा ये रहा डिस्कशन, उम्मीद करते हैं आपको बेनिफिट्स हुआ होगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जैसे बताया उस हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि इस समय आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट में चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। हम लोगों से हो सकता है तो सबसे हो सकता है, तो अच्छे से करिए। और अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हो, उसके बाद भी आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, काम रखिए, थोड़ा सा समय देते हुए चीज़ों को करिए, एक फ्लो मेंटेन रखिए, ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचाइए, ना बहुत धीरे करिए, दोनों आपके लिए जहर है। थैंक यू सो मच। अगला डिस्कशन करने आ रहे हैं आपके सामने संगम सर। गुड इवनिंग बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो बेटा जो डायग्राम है उस डायग्राम पर अगर फोकस करा जाए तो हम लोग ऑक्सीजन की डिस्कवरी को जरा याद किया जाए, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बायो एसे को भी याद किया जाए। अवेना कर्वेचर टेस्ट के तौर पर याद किया गया था। डार्विन एंड डार्विन को याद रखें और FW वेंट को याद रखें। दोनों लोगों जो FW वेंट का केस था, उन्होंने कहा कि भैया कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है जो टिप पर बनता है, माइग्रेट करके नीचे आता है, यही बेंडिंग के लिए जिम्मेदार है। तो फिगर ऑक्सीजन की डिस्कवरी के साथ जुड़ा हुआ है। बेटा ये एथिलीन की डिस्कवरी से नहीं जुड़ा। एथिलीन की डिस्कवरी कजिन के साथ याद रखेंगे, और याद रखेंगे राइपेंड ऑरेंज और बनाना का रिलेशन एक याद रखें। सिंथेटिक तौर पर आप इथोफेन को याद रखें। तो ये केस एथिलीन की डिस्कवरी का नहीं। डायग्राम रिलेटेड विद ऑक्सीजन डिस्कवरी, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है। ये जिब्रेलिन की डिस्कवरी से नहीं है। जिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो ई कुर्सोवा को याद करना पड़ेगा, उस फंगस को याद करें जिसे जिब्रेला फूजिकोरी कहा गया था। डायग्राम सोच प्लास्टिक सिटी, ये प्लास्टिक सिटी का भी केस नहीं है। जब प्लास्टिक सिटी की बात करी तो हीट्रोफिली याद आई, और हीट्रोफिली याद आए तो दो तरह की हीट्रोफिली की बात करी गई, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल की। एक केस में आप बटरकप को याद कर लें और कॉटन कोरिएंडर लैर क्रिस्पर को याद करें। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सबको मालूम बेटा जो रिएक्शन सेंटर होता है, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसे हम लोग मेजर पिगमेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग चीफ पिगमेंट भी कहते हैं। और अदर पिगमेंट जो एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। और इस एसेसरी पिगमेंट की लिस्ट में हम लोग क्लोरोफिल बी को भी याद रखते हैं, जेंथोफिल को भी याद रखते हैं, और कैरोटेनॉइड को याद रखते हैं। तो रिएक्शन सेंटर इज ए सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन सेंटर सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम।
अपने पास फोटो सिस्टम दो तरह के मिले हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग अलग मिला, एक P700 कहलाया और एक P680 कहलाया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं, रिएक्शन सेंटर नहीं। सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 153 द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द लाइन। बेटा लाइन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? लाइन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा कि भैया लाइन, लीपर्ड, टाइगर, 3 डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग्स टू कॉमन कैटेगरी जीनस एंड दिस जीनस इज पैंथेरा। और लाइन का स्पेसिफिक नेम हो जाए, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया पैंथेरा लियो, और लीपर्ड के लिए पार्डस और टाइगर के लिए टिग्रिस को याद किया गया। तो पैंथेरा लियो इज जूलॉजिकल नेम ऑफ लॉयन। तो करेक्ट ऑप्शन 153 इज ऑप्शन फर्स्ट। बुली फॉर्म सेल्स आर। बेटा बुली फॉर्म सेल्स क्या कहलाती है? तो बुली फॉर्म सेल का पाया जाना डिस्टिंग्विश फीचर है मोनोकाट और डाइकॉट के बीच में। तो बुली फॉर्म सेल अगर मिल जाए तो बेटा ये केस मोनोकाट लीफ का होता है। ये लार्ज सेल है, इम्पटी सेल है, कलरलेस सेल होती हैं, इन्हें मोटर सेल भी कहा जाता है और ग्रास की लीफ पर देखने को मिलती है। तो ये लार्ज भी है, इम्पटी है, कलरलेस भी है। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 155 द गिवन डायग्राम इज। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब बेटा डायग्राम को पहचाना गया, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल हमें नजर आ रहे हैं। तो नाउ इट इज केस ऑफ मोनोकाट स्टेम। तो ये मोनोकाट स्टेम का केस है। और मोनोकाट स्टेम के लिए अगर बात करी जाए 5 प्रॉपर्टी की तो हम लोग याद करें बेटा मोनोकाट स्टेम में नो ट्राइकोम। मोनोकाट स्टेम में ट्राइकोम नहीं पाए जाते, और अगर ट्राइकोम के दर्शन हो जाए तो ये डाइकॉट होगा। हाइपोडर्मिस याद कर ले, स्क्लेरिन काइमेटस थी। वास्कुलर बंडल सी देखने को मिला था, और जो वास्कुलर बंडल थे वो डिसिमिलर साइज के मिले थे, लार्ज इनसाइड और स्मॉल आउटसाइड थे, और स्कैटर्ड थे, रिंग में अरेंजमेंट देखने को नहीं मिला था। और एक कंडीशन वाटर कैविटी की थी जो इनसाइड द वास्कुलर बंडल देखने को मिली। ये सारी प्रॉपर्टी मोनोकाट स्टेम की थी। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है, जरा ध्यान से देख लिया जाए। एस्केरिस को बेटा किंग क्रैब नहीं कहते, एम साइक्लोस्टोमा को सिलिसी लिली नहीं कहते, गार्गोनिया को राउंड वर्म नहीं कहते, लेकिन लिमुलस आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और इसे हम लोग लिविंग फॉसिल्स के तौर पर जानते हैं। अगर बात गार्गोनिया की करेंगे तो हम लोग सी फैन को याद करें, सी फैन को याद करेंगे। एनसाइक्लोस्टोमा की बात करेंगे तो हुक वर्म को याद करेंगे। एस्केरिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज केस ऑफ राउंड वर्म। तो इनकरेक्ट करेक्ट मैच ऑफ द 156 इज फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, बाइवेलेंट टेट्राड आर इनिशियल फॉर्म्ड बाय द विच फेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कौन से फेस में बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन इनिशियली देखने को मिलती है? शुरुआत कहां से होती और क्लियरली विजिबल कहां होती? तो इनिशियल कंडीशन हमें जाइगोटीन में देखने को मिलती है, और बेटा फाइनल कंडीशन टेट्राड बाइवेलेंट की हमें पेकाइटिन में देखने को मिलती है। सवाल के अकॉर्डिंग इनिशियल है तो अपना आंसर हो जाएगा जाइगोटीन। 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। व्हाट इज द रोल ऑफ पिल्स इन बैक्टीरिया। बेटा पिली का रोल बैक्टीरिया में क्या होता है? तो बेटा जो बैक्टीरिया है इससे हम लोगों ने 3 प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर देखे थे। पहला प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर बेटा देखने को मिला फ्लैजिला, और दूसरा मिला है पिलिन, और तीसरा मिला था फिम्ब्री। फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल बैक्टीरिया हैव नो फ्लैजिला, बट अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो सेल वॉल विद फ्लैजिला को याद किया था। तो फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिम्ब्री होस्ट और रॉक से अटैचमेंट के लिए है, और फर्टिलिटी फैक्टर के लिए पिलिन को याद किया जाता है जो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
तो पीली मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, रिस्पायरेशन के लिए। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चले भाई क्वेश्चन नंबर 159, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रेफरेंस टू फिगर। बेटा फिगर को देखे, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें। तो बेटा ये लीफ का अरेंजमेंट है, फ्लावर का नहीं, इन्फ्लोरोसेंस का केस नहीं, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नहीं है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हमें नीम में देखने को मिलती है, तो ये नीम का केस नहीं है। इट इज डायग्राम सो सिंपल लीफ, यस इट इज ए केस ऑफ सिंपल लीफ। और बेटा किसे सिंपल लीफ कहते हैं? ऐसी लीफ जिसमें लेमिना इंटायर हो, इंसीज्ड हो, इंसीजन डज नॉट टच मिडरिप, मिडरिप को टच ना करें, तो दोनों सिंपल लीफ का केस है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पहली वाली लीफ में हमें रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है, दूसरे वाले में पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। ये पामेटली लीफ का भी केस नहीं है। और पामेटली लीफ में जो लीफलेट होते हैं ये टिप ऑफ पीटियोल पर लोकेट कर जाते हैं, जो हमें सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन तो सिंथेसाइज elsewhere and stored and released by the master gland। वो कौन से हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और से होते हैं और मास्टर ग्लैंड से रिलीज होते हैं, यहाँ केवल स्टोर और रिलीज देखते हैं। तो ऐसे केस के लिए अगर हम लोग दिमाग को दौड़ाएं तो भैया हम लोगों ने बात करी थी कि को अपने पास स्ट्रक्चर था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस न्यूरल कनेक्शन बनाता था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर करती थी। ये हार्मोन वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन है, जो केवल यहाँ स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, बनते हैं वो हाइपोथैलेमस में। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन का केस हमें याद रखना होगा, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। सुप्रीम कमांडर तो हाइपोथैलेमस कहलाया, और मास्टर ग्लैंड की जब बात करते हैं तो इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो भैया ये मालूम है कि जो एल्गी है ये एल्गी प्लांट किंगडम का मेंबर है। अब जो प्लांट होते हैं इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन एल्गी के सेल वॉल के कंपोजिशन से डिफर करता है। तो भैया एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज भी है, गैलेक्टन मैनन भी है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसलिए एल्गी की सेल वॉल में तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ डीपोलराइजेशन? इनमें से डीपोलराइजेशन की सिमिलर मीनिंग क्या कहलाती है? तो जब हम लोगों ने बात डीपोलराइजेशन करी तो अपने पास एक्शन पोटेंशियल याद आ गया, और जब एक्शन पोटेंशियल याद आ गया और अगर ये केस हार्ट रिलेटेड है तो जहां एक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वहीं सिस्टोल देखने को मिलता है। और हम लोगों को अगर कुछ याद हो तो पी वेव का केस भी याद हो और क्यूआरएस का भी केस याद हो। पी वेव इंडिकेट कर रही थी ऐसे नोड की एक्टिविटी को जो यूरिकुलर सिस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और क्यूआरएस एवी नोड की एक्टिविटी को बता रहा था जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराता था। दोनों कंडीशन में मेम्ब्रेन डीपोलराइज थी, तो जो डीपोलराइजेशन का केस है इट इज रिलेटेड विद सिस्टोल। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। बेटा मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो मियोसिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करती है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करती है, और कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को फिक्स कराने के लिए, उनकी हैप्लॉइड स्टेज बनाने के लिए मियोसिस की जरूरत पड़ती है। तो तीनों काम मियोसिस के कारण होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, और इसे हम लोग रिडक्शन डिवीजन के तौर पर भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम? डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो फोटो पहचान में आ ही जाएगी। और जब फोटो पहचानी गई तो बेटा
फोटो रिप्रेजेंट करती है स्लाइम मोल्ड को, और जो स्लाइम मोल्ड होता है इसे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। और ये जो फोटो जिस स्लाइम मोल्ड की है, इस स्लाइम मोल्ड का नाम भी कुछ याद रखें, इसे हम लोग फाइसेरम कहते हैं, इसे फाइसेरम कहेंगे। तो ये हीट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, इसे स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं, ये प्रोटिस्ट है, इसका मतलब ये सारी बातें सही हैं। और इतना भी याद रखेंगे कि जो स्लाइम मोल्ड है इसमें पाया जाता है स्पोर, और ये स्पोर रखता है ट्रू वॉल्स की, वाल नहीं बेटा, ट्रू वॉल्स रखती हैं, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट रखता है और एयर करंट से डिस्पर्स होता है। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें रेजिडुअल वॉल्यूम 165। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहलाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहलाता है? तो भैया रेजिडुअल वॉल्यूम ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी। अब रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो लंग्स में बचा रह जाता है, उसे आप याद रखें, और ये ग्रेटर देन होता है टाइडल वॉल्यूम से, ग्रेटर देन होगा टाइडल वॉल्यूम। और भैया टाइडल वॉल्यूम तो आपका है 500 ml, तो इससे तो ज्यादा ही हमें देखने को मिलेगा। तो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 166 फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कार कैम्बियम फॉर्म फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरिनकाइमल सेल, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो बेटा कार कैम्बियम का बनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना क्या कहलाता है? तो प्राइमरी मेरिस्टेम जब एक्टिविटी करता है तो प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो प्राइमरी टिश्यूज हैं ये लॉस्ट द एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीजन। अब बेटा ये प्राइमरी टिश्यूज सेल डिवीजन की एक्टिविटी को रीगेन कर लें, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, इसे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टी सेल डिवीजन की लॉस थी, रीगेन कर दी, अब ये बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कौन बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डी डिफरेंशिएशन। अब ये बेटा एक्टिविटी करेंगे तो दे फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, दिस प्रोडक्ट कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, इट इज नथिंग, इट इज केस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। 166 correct option is option second. 167 the junction between motor neuron and sarcolemma of the muscles fiber is called as। ये आया मोटर न्यूरॉन और ये मसल सेल की सार्कोलेमा है, इस जंक्शन को क्या कहा जाए? और इस जंक्शन को कहा जाए ये प्लेट, जो मोटर न्यूरॉन है और जो मसल सेल्स है ये बनाएंगी मोटर एंड प्लेट, और इनका जो जंक्शन होता है ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। याद रखना होगा मोटर न्यूरॉन जिस न्यूरोट्रांसमीटर को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में यूटिलाइज कराता है उसे हम लोग एसिटाइलकोलिन के तौर पर जानते हैं। तो एसिटाइलकोलिन ही वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज कन्वे करता है। तो नाउ इट इज केस ऑफ मोटर एंड प्लेट, इसे सेंसरी प्लेट नहीं कहते। और जो मायोफिलामेंट होता है बेटा इसमें दो तरह के फिलामेंट पाए जाते, एक थिक फिलामेंट होता है जिसे जो ए बैंड बनाता है, और एक थिन फिलामेंट है जो आई बैंड बनाता है। जो थिक है इसे हम लोग मायोसिन कहेंगे और जो थिन है उसे एक्टिन फिलामेंट कहेंगे। 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन सेल ऑफ द रूट टिप फॉर्म द 354। रूट टिप पर 354 सेल बनाने के लिए कितनी माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा जितनी नंबर ऑफ सेल दी होती हैं, नंबर ऑफ सेल दी हो उसमें -1 कर दे तो नंबर ऑफ माइटोसिस कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने पास सेल कितनी है? 354, एक कम कर दिया जाए आंसर आ जाएगा 353, और अपने लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 169 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज। आखिर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो माइटोसिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कराती, सेल रिपेयरिंग में मदद करती है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में मदद करती है,
और सारे काम माइटोसिस के है। माइटोसिस को आपने इक्वेटोरियल डिवीजन कहा है। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्मूथ मसल्स फाइबर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्मूथ मसल्स फाइबर के लिए सही है। तो स्मूथ फाइबर जो होते हैं, स्मूथ मसल्स की फाइबर स्पिंडल शेप फाइबर होते हैं, दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं। तो स्मूथ मसल्स फाइबर टैपर ऑन द बोथ एंड, ये बोथ एंड पर टैपरिंग होते हैं, इसलिए वो स्पिंडल शेप होते हैं। इनवॉलेंट्री नॉट स्ट्रेटेड होते, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ये स्ट्रिएशन नहीं शो करते हैं, ये न्यूरोजेनिक है, इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में काम नहीं करते। तो 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। अब बेटा जो कार्डियक मसल्स होती हैं, इट इज कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों की इंटरमीडिएट कंडीशन को शो करती हैं। स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी बेटा ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और रेगुलेशन इनका इनवॉलेंट्री होता है, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट मसल्स के तौर पर भी याद रखते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क का पाया जाना, कम्युनिकेशन जंक्शन का पाया जाना भी याद रखेंगे। 170 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। In the given below the diagram, discovery of penicillin antibody are related with which organism? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी के साथ जुड़ा है। तो भैया पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए आपने किसी फंगस को याद किया था और साथ में एक बैक्टीरिया को याद किया था, और ऐसा बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई कहलाता है। स्टेफाइलोकोकाई कहलाता है। अब बेटा अगर ये स्टेफाइलोकोकस आ गया तो बेटा कोकस अरेंजमेंट जो भी है वो हमारे फर्स्ट फिगर से रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग स्फेरिकल भी कहेंगे। तो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का यूज किया गया है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाकी पेनिसिलिन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 172 हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो बेटा फोटोसिंथेसिस फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। जोसेफ प्रिस्टले ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया नहीं, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 में और जॉन इंजनहाउस के सेटअप का यूज करके किया। कार्ल वान नीलियस माउस एंड टोबैको प्लांट का यूज करते हैं नहीं भाई। वान नील ने बताया कि भैया निकलने वाली ऑक्सीजन CO2 से नहीं H2O से निकलती। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर याद किए। और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनमें H2O का यूज नहीं, हाइड्रोजन डोनर के लिए H2S क्या करते हैं। तो अपने पास A and D आर करेक्ट बट B and C आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 173 रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। फिगर को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिगर को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो भैया फिगर को पहचाना गया और फिगर हमें मिल गया। इट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल को ही हम लोगों ने ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा है। और बेटा इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड, ये सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है, ये कोएंजाइम नहीं है, इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। तो अब अपने पास B and D आर करेक्ट बट A and C आर इनकरेक्ट। तो B and D, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। हाउ मेनी रेडियल स्पोक प्रेजेंट इन सीलिया। बेटा सीलिया में कितनी रेडियल स्पोक पाई जाती है। तो रेडियल स्पोक सीलिया में पाई जाती है। दो तरह के माइक्रोट्यूबुल्स की बात करी गई, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ और 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स
9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, ईच आर कनेक्ट विद सेंट्रल शीथ बाय रेडियल स्पोक। तो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल है, तो बेटा 9 ही रेडियल स्पोक देखने को मिलेंगी। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 175 एफएडी एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बिटवीन, बेटा एफएडी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम करता है किसके किसके बीच, और बेटा एफएडी बनता है वहां जहां फ्यूमेरिक एसिड, तो सक्सेनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में एफएडी बनता दिखाई पड़ता। और बेटा जो एफएडी है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके एफएडीएच2, और हमें मालूम होना चाहिए एक एफएडीएच2 से हमें ईटीएस में 2 एटीपी बनते दिखाई पड़ती हैं, और ये जिस साइकिल में बनता है उसे हम लोग क्रैब साइकिल के तौर पर याद रखें। तो 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और आगे का मिशन चलाने के लिए जुड़ने वाले हैं एलिस सर। हेलो बच्चों, आप लोगों ने 175 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं संगम सर के साथ। अब मैं आपको 176 से आगे करा रहा हूँ। लिखा हुआ है हार्मोन विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जब मैं बात करूं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं प्रोटीन हार्मोन के। अगर मैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात करूं तो वो तुमसे पूछना चाह रहा है स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में। वो स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में पूछ रहा है या फिर आइडोथ्रियोनिन वाले हार्मोन के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा है। इसका मतलब आपको स्टेरॉइड हार्मोन निकालना है। स्टेरॉइड आपके एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन है, बात हो गई। प्रोजेस्टेरॉन भी स्टेरॉइड हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइड हार्मोन है। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर ऑल हो गया 176 का 4। आगे देखिए 177 कह रहा है कि ये एक डायग्राम जो है किससे रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मार्जिन टच हो रहे हैं, सिर्फ ओवरलैपिंग नहीं। और अगर मार्जिन टच होते हैं तो ऐसे एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैलोट्रोपिस। क्या रखा है? कैलोट्रोपिस। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस। चलो जो ऑप्शन दिए उसमें भी देख लेते हैं। चाइना रोज, चाइना रोज में ट्विस्टेड होता है। कैसा होता है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, यहां पर मार्जिन टच नहीं कर रहे होंगे, प्रॉपर ओवरलैपिंग पाई जाएगी। पी में आपके पास वैक्सिलरी पाया जाता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और केसिया और गुलमोहर में जो होता है वो होता है, उसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है एस्टिवेशन का कि ओवरलैपिंग तो है लेकिन प्रॉपर मैनर में नहीं है। अगर उसका ये वाला डायग्राम देखोगे तो एक पेटल या सेपल पूरी तरह से अंदर होगा और एक पूरी तरह से बाहर होता है। आगे देखिए 178 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन। गलत हो गया क्योंकि यहाँ पेक्टोरल गर्डल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर पेल्विक गर्डल होना चाहिए था। पेल्विक गर्डल जो है वो आपके पास बनी होती है 2 कॉक्सल बोन से, और ईच हाफ ऑफ दी पेल्विक गर्डल एक कॉक्सल बोन होती है, जिसमें कॉक्सल बोन बनी होती है फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन। हमने अभी कहा हीलियम, आपके पास हीलियम की बात करी जाए, फिर इस्चियम, और फिर आपके पास फिर हो गया प्यूबिस। तो ये 3 बोन्स के फ्यूजन से जो बोन बनती है उसी को हम कॉक्सल बोन कहते हैं। क्या उनसे बोन? कॉक्सल बोन। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। इसका मतलब आंसर आपके पास थर्ड बन गया है 178 का। आगे देखिए 179 लिखा हुआ रिबुलोज बिसफॉस्फेट क्या है? आपको पता है आरयूबीपी इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। तो आपको पता है ये 5 कार्बन का कीटोस शुगर होता है, एल्डोस शुगर नहीं है, 3 कार्बन का तो है ही नहीं। आंसर आपके पास है फर्स्ट। और आपको पता है केल्विन साइकिल में क्या होता है? पहले CO2 को आरयूबीपी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर के तौर पर एक्सेप्ट करता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको केल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अगला लिखा हुआ है द करेक्ट डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन। बेटा ये टोटली याद करने वाला टॉपिक है।
अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सेल साइकिल की बात करी जाए तो मैक्सिमम टाइम इंटरफेज लेता है 95%, एक 5% से भी कम टाइम एम फेज लेता है। और अगर हम एम फेज के भी अंदर एंटर करें तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम लेता है प्रोफेज, उससे कम टाइम लेता है टीलोफेज, उससे कम टाइम लेता है मेटाफेज और सबसे कम टाइम लेता है एनाफेज। ये बेटा सिर्फ याद रखिएगा, आपको कहा जाए सबसे कम टाइम कौन लेता है एनाफेज और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है प्रोफेज। इस तरह से आंसर आपके पास फर्स्ट बनेगा, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। आगे देखिए, लिखा हुआ है ट्राइफोलियम क्या है। तो ट्राइफोलियम आपके पास जो प्लांट है वो ट्राइफोलियम फैबेसी फैमिली का है। और फैबेसी फैमिली में आपने देखा होगा ट्राइफोलियम को एडिबल ऑयल के तौर पर नहीं, डाई वाले प्लांट पर नहीं, फॉडर वाले प्लांट के तौर पर आपको लिखा हुआ है, जिसमें दो एग्जांपल है ट्राइफोलियम और सेस्बेनिया। डाई के तौर पर इंडिगोफेरा लिखा होगा, यहां पर मुलेठी लिखा होगा, याद आया। आपके पास लिखा है विच इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन कौन कौन से? सलाइवा एक्सोक्राइन का है, सलाइवा एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो हार्मोन होते हैं वो एक्सोक्राइन के सिक्रीशन नहीं होते, वो एंडोक्राइन के सिक्रीशन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस में अंतर क्या है? अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसके सिक्रीशन वाया द डक्ट टारगेट तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन वाया डक्ट नहीं पहुंचाते, एक्चुअली उसमें डक्ट नहीं होती, उनके सिक्रीशन पहले डायरेक्ट ब्लड में आते हैं और ब्लड के जरिए वो टारगेट ऑर्गन, टारगेट प्लेस तक जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है वो आपके पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन में बोथ 1 and 3 आ गया है ना, क्योंकि ये वाला तो आपके पास एंडोक्राइन सिक्रीशन हो गया, ये दोनों हो गए एक्सोक्राइन। आगे देखिए, एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय विच जंक्शन। आपने जंक्शन 3 तरह के सुने होंगे, हेडेरिंग जंक्शन है ना, पहले मतलब लीक को रोकने के लिए, फिर दो लोगों को जोड़ने के लिए, और दो लोगों के साइटोप्लाज्म को जोड़ने के लिए जो जंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैप जंक्शन। दो एडजेसेंट सेल आपस में जुड़कर वो कम्युनिकेट कर पाए तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, हमने प्लांट सेल में सुना होगा। यहां पर क्या पाए जाते हैं एनिमल सेल में? गैप जंक्शन। तो ये टाइट जंक्शन नहीं है, ये गैप जंक्शन है, एडेरिंग जंक्शन नहीं है, लिगामेंट्स नहीं है। आंसर आपके पास गैप जंक्शन बनेगा 183 का, 183 का सेकंड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एट विच स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिहाइड्रेशन अकर्स। तो आपको अगर ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप पता हो तो उस सारे स्टेप में एक 9th स्टेप ऐसा है जहां पर डिहाइड्रेशन होता है। वहां पर क्या होता है सर? तो वहां पर जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो बदल रहा होता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। ये 9th स्टेप होता है और यहीं पर निकलता है वाटर, डिहाइड्रेशन होता है। ये 9वां स्टेप। आगे वाला 10वां स्टेप जो होता है उसमें फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बदल जाता है सिंपली पायरुविक एसिड में। किसमें बदल जाता है? पायरुविक एसिड में बदल जाता है। इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। फॉस्फोइनॉल ग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बदल रहा है 9th स्टेप, और किसी स्टेप में हाइड्रोजन नहीं, वो वाटर नहीं निकलता। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है मोस्टली एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू। तो एबीए किस हार्मोन के साथ एंटागोनिस्टिक होता है? एबीए इज द एंटागोनिस्टिक विद, एंटागोनिस्टिक होता है किसके साथ? तो मैं कहता हूं कि भाई ये एंटागोनिस्टिक होगा जिब्रेलिक एसिड के साथ। पूछो क्यों? तो एबीए जो होता है सीड की डोरमेंसी करवाता है, ये सीड डोरमेंसी को करवाएगा ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन की बात करें तो हमने कहा ये क्या करवाएगा? सीड की डोरमेंसी करवाएगा। जबकि मैं जिब्रेलिक एसिड की बात करूं तो ये क्या कराएगा? सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। तो एक सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहा है, डोरमेंट कंडीशन में ले जा रहा है, और एक करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि एंटागोनिस्टिक किसके हो गया? एबीए इथाइलिन के नहीं हुआ है, साइटोकाइनिन के नहीं हुआ, जिब्रेलिक एसिड के हो गया। यस और नो? बिल्कुल। 86 लिखा हुआ माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन। बेटा याद रखना,
माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में एक बात लिखी है कि ये लिमिटेड होता है डिप्लॉइड सेल तक, लेकिन कुछ हैप्लॉइड सेल में भी आपको देखने को मिल जाता है माइटोटिक डिवीजन। अगर मैं माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करें तो डिप्लॉइड सेल ऑफ इन प्लांट्स बिल्कुल होगा, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स इन एनिमल्स बिल्कुल होगा, हैप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में भी देखने को मिलेगा। ये बात भी देखने को मिलेगी क्योंकि प्लांट में जो गैमीटोफाइट होता है, गैमीटोफाइट स्टेज जो है वो हैप्लॉइड स्टेज है और प्लांट में गैमीटोफाइट से गैमेट का बनना माइटोसिस से होता है। ये बात याद रखिएगा, माइटोसिस यहाँ पर आपके पास सोमैटिक सेल्स में भी देखने को मिल जाएगी। आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा? 4। ठीक है, आंसर 86 का 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास लिखा है व्हाट इज आर ग्रुप ऑफ द एलेनिन अमीनो एसिड, मतलब आर ग्रुप ऑफ एलेनिन अमीनो एसिड। तो बताइए CH2OH लिखा हो, CH2OH लिखा हो तो बताओ ये कौन सा अमीनो एसिड होता है? ये सेरीन होता है कि नहीं? हमने कहा H लगा हो आर ग्रुप की जगह तो ये क्या होता है? ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। और CH3 लगा हुआ है तो ये कौन सा अमीनो एसिड होगा? एलेनिन अमीनो एसिड होगा। आंसर क्या हो जाएगा एलेनिन के लिए? CH3। और आपको ये बात भी पता है CH2OH लगा हो तो क्या होगा? टायरोसिन, है ना? है ना? नहीं, CH2C6H5OH लगा हो तो वो टायरोसिन होता है। CH2SH लगा हो, CH2SH लगा हो तो क्या हो जाता है? सिस्टीन हो जाता है। याद आया कि नहीं? याद आ जाना चाहिए, है ना? आगे अगला बताइए। अगला 187 के बाद 188 कंप्लीट डबल सर्कुलेशन अकर्स इन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी तरह की मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। और नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड जहां पर होगा वहीं पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको कहां देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है कहां पर? वो आपको देखने को मिल जाएगा बर्ड्स में और मैमल्स में। बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए सैलामेंडर एक एम्फीबिया है और एम्फीबिया में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता, मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, इनकम्प्लीट है। स्कॉलियोडॉन फिश है, इसमें तो डबल सर्कुलेशन है ही नहीं, इसमें तो सिंगल सर्कुलेशन है, वेनस हार्ट होता है। जबकि वेल एक मैमल है और मैमल में आपके पास डबल सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। आंसर आपके पास फर्स्ट होगा 188। 189 हाउ मच एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। कहा जाता है कि कितनी एयर बच जाती है हमारे लंग्स में फोर्सफुली सांस को निकालने के बाद। फोर्सफुली सांस को निकालने के बाद जो हमारे लंग्स में एयर बच जाती है उसका नाम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सा? रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है ना? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर फोर्सिबल एक्सपायरेशन ना लिखकर यहां पर अगर वो ये लिखता कि कितनी एयर बचेगी लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसे हम क्या कहेंगे? तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद रिमेनिंग एयर इन द लंग्स उसे हम कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू होगी 1100 प्लस 1200, मतलब जिसकी वैल्यू आएगी 2300 ml, है ना? तो आंसर ये 1500 ml नहीं होगा, ना 1400 से 1600, ये वाली ज्यादा बात सही है। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास लिखा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का ये डायग्राम किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होते हैं। और इस माउथ में आपने लेबियम सुना होगा, लेबियम सुना होगा, लैब्रम सुना होगा, लेबियम सुना होगा, आपने लैब्रम सुना होगा, आपने इसके अलावा आपने लेबियम, लैब्रम हो गया, हाइपोफेरिंक्स सुना होगा जो टंग को दर्शाएगा, हाइपोफेरिंक्स। आपको आपने सुना होगा मैग्जिला, मैग्जिला जिस पर सेंसरी पल्प पाए जाते हैं और फूड को उठाकर मैंडिबल तक लाते हैं, माउथ तक लाते हैं, जो मैंडिबल ग्राइंड करता है, क्रश करता है। तो ये आपके पास 5 पार्ट हो गए माउथ पार्ट के। और यहां पर देखिए ये सेंसरी पल्प पाया जा रहा है।
सेंसरी पैल्प हालांकि लोअर लिप में भी पाया जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी मैक्सिला कह देते हैं। ये वाले पार्ट किसको दर्शा रहा है? सेंसरी पैल्प की वजह से ये वाला पार्ट क्या हो गया? मैक्सिला हो गया। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीटरी नहीं है, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन नहीं। यहां से तो बड़ा ऑप्शन को देखकर तो बड़ा सरल टाइप के ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। और कठिन बनाता तो सारे क्वेश्चंस निकल जाते। ओवरी आर एब्सेंट इन विच प्लांट? तो ओवरी कौन से प्लांट में नहीं पाई जाती? तो ओवरी जो एब्सेंट होती है वो होती है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। ओव्यूल किसी ओवरी के अंदर नहीं पाया जाता, जो सीड होता है किसी फ्रूट के अंदर नहीं पाया जाता, तभी कहा जाता है कि ओव्यूल और सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं। तो ये आपके पास जिम्नोस्पर्म है, ओवरी इसमें एब्सेंट होगी। मस्टर्ड है, एनजीओ है, इसमें पाई जाएगी। टोमेटो एनजीओ है, इसमें पाई जाएगी। इसका मतलब इसमें आपके पास आंसर फर्स्ट हो गया। जिम्नोस्पर्म छांटना था तो फर्स्ट आ जाएगा। 192 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? गलत मैच निकालना है। वॉमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, और इसके लिए आपके पास जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं, है ना। उसके अलावा डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोडियम होता है। पोटेशियम आपके पास पीसीटी में 0 से 80%, 70 से 80% लिखा हो तो मतलब 70 से 80% यहाँ पर होना चाहिए था। 70 से 80% आपके इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कोई भी बात इसमें 192 क्या जानबूझ के 0 से 80 लिखा गया है? क्या जानबूझ के 0 से 80 लिखा गया है? मैं एक बार देख लेता हूं। 192 का जानबूझ के 0 से 80 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हालांकि आंसर आपके पास 4 होगा, आपके पेपर में ये 70 to 80 ही लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अगला लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ ट्रेट? आपको करेक्टर और ट्रेट में अंतर पता है? अगर मैं कहूं कि हाइट, तो ये करेक्टर है। कितनी हाइट? 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट, तो ये ट्रेट हो गया। जैसे हमने कहा आई का कलर, ये हो गया करेक्टर। आईज हैं कैसी? ब्लू आई है, आपके पास ब्लैक आई है, रेड आई, तो ये उसकी ट्रेट हो गई। तो आपको अगर बात करी जाए तो मेंडल ने जो प्लांट लिया था पी प्लांट, उस पर 7 करेक्टर थे और उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग उसके ट्रेड्स पाए जा रहे थे। जैसे कि हाइट क्या हो गया? हाइट एक करेक्टर है, इसकी ट्रेट होती है टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया। कलर जो हो गया वो करेक्टर है। अब कलर कैसा है? ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ब्राउन कलर है, वो उसकी ट्रेट हो गई। पोजीशन ऑफ फ्लावर करेक्टर है, क्या है? करेक्टर है, जिसमें हम कह सकते हैं एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। लेकिन जो टॉल है ये आपके पास ट्रेट है, क्या है? ट्रेट है। आंसर 4 हो जाएगा, 193 का 4। आगे देखें, लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गिवन बाय विच एक्सपेरिमेंट? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब जो है ना दिया गया? तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए दिया गया, जिसमें ये बताया गया था कि CO2 की इंपॉर्टेंस, CO2 की इंपॉर्टेंस बताती है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। खाने था कि अल्कोहलिक KOH डाल दिया था, CO2 एब्जॉर्ब हो गई, तो वहां पर स्टार्च की सिंथेसिस देखने को नहीं मिली थी। गडलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको बताता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए आपको बताया जाता है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यही है ना। और जबकि वॉन नील ने फोटोसिंथेसिस का केमिकल ऑस्पेक्ट दिया था, किसका? केमिकल ऑस्पेक्ट दिया था फोटोसिंथेसिस का। रिएक्शन बता दी थी कि भैया हाइड्रोजन डोनर के तौर पर अगर H2S यूज करोगे तो सल्फर रिलीज होता है, जैसे मैं बैक्टीरिया पर काम कर रहा हूं। लेकिन प्लांट में ये H2S की जगह H2 होता है, मतलब डोनर जो होता है हाइड्रोजन डोनर, प्लांट के केस में वाटर होता है और तभी वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बात वॉन नील ने बताई थी। ट्रांसफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं तो आंसर 3rd हो जाएगा। आगे देखें, लिखा हुआ विच प्लांट अकर्स इन सोलेनेसी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली के मेंबर चाटने भाई साहब। आपको दतूरा हो गया, पेटूनिया हो गया, ये दोनों सोलेनेसी के हैं, लेकिन पी जो हो गया वो फैबेसी का मेंबर है, फैबेसी। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, 1 और 2 सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 196 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट
एनिमल टिश्यू, इसमें से कौन एनिमल टिश्यू नहीं है? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट में आता है, ये प्लांट में आएगा, न्यूरल भी है। आंसर आपके पास 196 का थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए अगला 197। इस फोटो को देखकर आपको पहचान में आ रहा होगा कि ये, इसे हम सी हॉर्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिप्पोकैम्पस होता है। क्या होता है? हिप्पोकैम्पस, और इसी को हम सी हॉर्स कहते हैं। और जो आपके पास सी हॉर्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिश है आपके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, इसका हम सी हॉर्स भी कहते हैं। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में किसे किसे इंक्लूड किया गया है। अरे भैया आरबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है, डब्ल्यूबीसी आएगा और प्लेटलेट्स आएगा। कौन आ जाएगा? प्लेटलेट्स। इसका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। आंसर ऑल हो जाएगा 198 का 4। आगे बताओ, लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट। इसमें से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट हैं? ठीक है, तो एल्गी में स्फैग्नम लिखा हुआ है, नहीं, स्फैग्नम एल्गी नहीं होता है, स्फैग्नम ब्रायोफाइट होता है। लिवरवर्ट में सिलेजनेला लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत बात, सिलेजनेला टेरिडोफाइट होता है। मॉस में सिकोया लिखा हुआ है, सिकोया प्लांट जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है। टॉलेस्ट आपके पास जिम्नोस्पर्म की बात करें, रेडवुड ट्री। टेरिडोफाइट में पोरफायरा लिखा हुआ है, पोरफायरा रेड एल्गी है। जिम्नोस्पर्म में मार्केंशिया लिखा हुआ, मार्केंशिया आपके पास ब्रायोफाइट है। सारे के सारे गलत हैं, आंसर थर्ड होगा। पांचों गलत हैं। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट निकालना है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट। टॉलेस्ट ट्री तो है लेकिन वो टेरिडोफाइट का नहीं है, वो तो जिम्नोस्पर्म का है। गलत हो गया ये वाली बात। फिर लिखा है माइकोराइजा आर एसोसिएशन ऑफ एमेंसेलिस, ये भी गलत हो गया। माइकोराइजा हायर मतलब पाइनस और उसके फंजाई के बीच का मतलब जो है ना एसोसिएशन है, और जो कि सिम्बियोटिक है। कैसा है बेटा? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। गलत हो गया ये भी। कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये बात सही है, मतलब साइकस की रूट और साइनोबैक्टीरिया, रूट ऑफ साइकस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में ये एसोसिएशन है, जिसे हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरेलॉइड रूट। ये याद रखना, ये बात तो सही है। तो आपके पास ये वाली बात सही है। छाटना क्या था? इनकरेक्ट। जल्दबाजी में थर्ड ऑप्शन मत लगाना, आंसर आपका 4 हो जाएगा। इनकरेक्ट छाटना था तो आंसर 4 हो जाएगा। ये था आपके पास FST 54 और आपने 200 क्वेश्चन देखे हैं। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। 5 मई को पेपर है और यकीन मानिएगा आप इस तरह से लगे हुए हैं, जरूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।